नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बजट पेश किया गया और इसमें खास तौर पर डिफेंस बजट की अगर हम बात करें तो ये इस बार 7.85 लाख करोड़ का रखा गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 15% का जंप है। ये बजट इस लिहाज से भी अहम है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने देखा मई के महीने में और जिस तरह से हमारे फोर्सेस ने कामयाबी दर्ज की, उसके बाद ये पहला बजट आया है। इसमें किस तरह से जो हमारे फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हुए हों या फिर नई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से जुड़े हुए हों, इन्हीं पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ जनरल केजेएस ढिल्लन हैं और मेरे फेवरेट हैं, टाइनी ढिल्लन के नाम से बहुत मशहूर हैं अपने फैंस के बीच। तो सबसे पहले तो जनरल सर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश तो बहुत होंगे आप। जय हिंद अदिति मैम एंड जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स। जी हाँ मैम, ये जो डिफेंस बजट है, अगर आप इस डिफेंस बजट को पिछले कई सालों के डिफेंस बजट के कंपैरिजन में देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि ये डिफेंस बजट ऑपरेशन सिंदूर के कुछ एक महीने बाद में आया है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो चीजें उभर कर सामने आई, जिस तरह से हमारे फोर्सेस ने पाकिस्तान की तरफ से जो हमले वापस आए उनका मुकाबला किया, क्या क्या चीजें हमको इंक्रीज करनी है, किस किस में हमें ज्यादा पैसा लगाना है, वो सब चीजों का एक अच्छा तालमेल करके, अच्छा सोच विचार करके, और इस डिफेंस बजट में जैसे आपने बताया कि अभी करीब करीब 7.85 लाख करोड़, 7.85 लाख करोड़, और उसमें रेवेन्यू और पेंशन में ज्यादा इंक्रीज नहीं है, और जबकि नॉर्मल रिक्वायर्ड इंक्रीज ही है। रेवेन्यू यानी कि किसी भी फोर्स को मेंटेन करना, उसकी लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह, ताकि फोर्स अच्छे से काम करती रहे। और पेंशन आपके दर्शक जानते ही होंगे। लेकिन जो मेन इंक्रीज इस बार हुआ है वो हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर कहलाता है जिससे फोर्स मॉडर्नाइजेशन की जाती है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग फोर्स स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए तो रेवेन्यू बजट होता है। लेकिन जो नए वेपन सिस्टम्स आने हैं, जो नई एक्विजिशन हमने जो अपने इकट्ठे करने हैं, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर से खर्चा होता है। और इस बार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.19 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसमें एयरक्राफ्ट और एरो इंजन्स और नेवल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन भी शामिल। तो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत डिफेंस बजट है, बहुत अच्छा बजट है। ऑल्दो डिफेंस फोर्सेस और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी अगर माने, और अगर देश की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उनको देखें, तो इससे ज्यादा अगर एलोकेशन होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन गिवन द फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि देश के जो माली हालात हैं, और जो पैसा तो उतना ही है, बाकी चीजों के लिए भी जाना है, एजुकेशन, हेल्थ, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब के लिए भी जाना है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिफेंस बजट है। अच्छा जनरल सर, मैं आपसे ये भी जानना समझना चाह रही थी कि जब हम इस बजट को दूसरे फोर्सेस के साथ कंपेयर करते हैं, हालांकि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग अक्सर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो आप इस बजट को कहां पर रखते हैं? इस बजट को दूसरे फोर्सेस के साथ जब आप तुलना करें अगर, तो क्या ये काफी है, नाकाफी है, आप कैसे देखते हैं? हमारा जो है भारत का कंपैरिजन डिफेंस के मामले में किसी और देश के साथ करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ अकेले दुनिया में ऐसे देश हैं, जब भारत एक ऐसा देश है जिसके 2 न्यूक्लियर पड़ोसी हैं, और किसी भी दुनिया में किसी भी देश के साथ लगती सीमा पर 2 न्यूक्लियर देश नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान और चाइना लगते हैं, और दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, यानी कि दोनों ही हमारे दोस्त नहीं हैं। हमारे बॉर्डर एक्टिव और लाइव बॉर्डर्स हैं। हमारे बॉर्डर्स पे फायरिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है। हमारे बॉर्डर पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट है। हमारे बॉर्डर ग्रेट हिमालयाज पे, अगर आप नदर्न बॉर्डर या चाइना का बॉर्डर देखो, वहां पर है। वहां पर एक जवान को सस्टेन करने के लिए लॉजिस्टिकली नीचे से अगर उसके लिए दिन का राशन भी जाना है, या डीजल जाना है, या उसका कैरोसिन ऑयल जाना है, या मेडिकल इक्विपमेंट जानी है, या मेडिकल सप्लाईज जानी है, तो उसको जब नीचे प्लेन से उस पहाड़ी पे लेके जाते हैं, तो
उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए किसी दूसरे देश के साथ फिगर टू फिगर कंपेयर करना सही नहीं होगा। हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हमारे डिफेंस के जो डिप्लॉयमेंट्स अलग और हमारे जो दुश्मन हैं वो अलग हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो डिफेंस बजट इस बार हुई है ओवरऑल ठीक है। आगे आरी स्टेज पे जो बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, जब करीब करीब सितंबर अक्टूबर में जाकर पता लग जाता है कि कितना खर्चा हो गया है, कितना और खर्चा हो सकता है, और अगर जरूरत हो और मार्च 2027 तक खर्चा हो सकता है तो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो अक्टूबर नवंबर में आता है उसमें और भी एलोकेशन होने का रहता है। सो ओवरऑल डिफेंस बजट एंड हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स यूनिक हैं और इसलिए हमारा डिफेंस बजट भी यूनिक है। यहाँ पर मैं लोगों को जनरल से ये भी बताना चाहती हूँ कि जब बजट आता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उससे जाकर वेपन खरीदते हैं, मशीनरी खरीद लेते हैं। दरअसल इस बजट का एक हिस्सा जो है वो जाता है पेंशन्स में, सैलरीज में, जो स्टाफ होता है उसके पेमेंट में। और साथ ही जो एक और बहुत अहम बिंदु है यहाँ पर समझने वाला वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र जनरल सर आपने भी किया, उस बैकग्राउंड में ये बजट आया है। आपको लगता है कि ये बजट आगे कोई किसी तरह की एक्सीजेंसी, इमरजेंसी होती है तो क्या उसे भी इस बजट में केटर किया गया है जनरल सर? थैंक यू मैम, ये सवाल पूछने के से पहले मैंने थोड़ा सा वेरवा दिया इस सवाल के बैकग्राउंड या भूमिका में। ये डिफेंस बजट ना सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेज, पेंशन और इक्विपमेंट को मेंटेनेंस और उनकी अपग्रेडेशन या नए हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। इस डिफेंस बजट में बहुत से डिफेंस सिविलियंस जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करते हैं, बहुत से डिफेंस सिविलियंस के भी पे एंड अलाउंसेस, पेंशन इसी डिफेंस बजट में से जाती हैं। जस्ट एडेड इंफॉर्मेशन आपके दर्शकों के लिए। अभी जब आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में ये डिफेंस बजट का क्या मायना है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दो न्यूक्लियर देश आपस में जंग करने के लिए गए और एक भी जवान, एक भी टैंक, एक भी आरटी का गन या कोई भी जहाज ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया, ना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया। तो अगर मिलिट्री पार्लेंस में बात की जाए, मिलिट्री की शब्दावली में बात की जाए, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर होता था कि ट्रेंच में जाके बैनेट लगा के एक दूसरे को मार के जमीन को जीता जाता था। उसके बाद में लॉन्ग रेंज वेपन्स का जमाना आया, टैंक्स का जमाना आया, एआई का जमाना आ गया, सैटेलाइट और स्पेस का जमाना आ गया। अभी ये जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, ये अलग अलग डायमेंशन काम करता है। ये स्पेस में काम करता है, ये साइबर में काम करता है, और जो ग्राउंड के ऊपर है इसमें लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं, इसमें एआई है, इसमें ड्रोन्स हैं, इसमें मिसाइल्स हैं, इसमें रॉकेट्स हैं, तो एयर डिफेंस है। तो ये सब चीजें जो हैं, इसके लिए एआई का एम्बेडेड होना और नए हथियार जो हैं, जो इतने सक्षम हो कि दुश्मन के जो इनकमिंग हैं, जो एरियल जहाँ मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको ना सिर्फ पहचाने बल्कि सही वेपन सिस्टम को डेजिग्नेट और वो वेपन सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करे। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो अगर की तरफ से एक ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है, हमारे रडार ने उसको डिटेक्ट तो कर लिया, अभी हमारे पास जो हथियार हैं वो एंटी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस गन से लेकर के S-400 तक है। तो अभी कौन सा जो इनकमिंग वेपन है, या प्रोजेक्टाइल है, या मिसाइल है, या रॉकेट है, ड्रोन है, उसको किस हथियार से मारा जाए ताकि वो बर्बाद भी हो जाए, हमारा नुकसान भी ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ड्रोन के ऊपर आप S-400 फायर कर रहे हो। तो डिटेक्शन बहुत जरूरी है, फिर डेजिग्नेशन ऑफ द करेक्ट वेपन सिस्टम बहुत जरूरी है, और फिर उस वेपन सिस्टम द्वारा उस इनकमिंग हथियार को, इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को एंगेज करके डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। सो ये डिटेक्शन, डेजिग्नेशन और डिस्ट्रक्शन, ये तीन चीज चंद एक सेकंड्स में होती है। तो उसके लिए तमाम वेपन सिस्टम, छोटे से छोटा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से लेके बड़े से बड़ा एयर डिफेंस का वेपन सिस्टम इंटीग्रेट करना, उनका कम्युनिकेशन इंटीग्रेट करना, उनका जो ऑब्जर्वेशन इंटीग्रेट करना, उनका डेजिग्नेशन और उनका जो एंगेजमेंट, तो ये सब चीजें जो हैं, एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम को अपग्रेड करना, नए वेपन सिस्टम्स को इंक्लूड करना,
तो ये सच्चाई जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई, फ्यूचर की लड़ाई की एक भूमिका है। और इसके लिए एआई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेनिंग ऑफ इक्विपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, इंक्लूजन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ये सब कुछ शामिल है। और ये चीजें महंगी हैं, और ये चीजें महंगी हैं इसलिए इनको रखरखाव, इनका इस्तेमाल और सही ऑपोजिशन या सही इनकमिंग वेपन के लिए, सही टारगेट के लिए एकदम सटीक जो हथियार है उसी को इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। तो इस सब के लिए पैसा चाहिए रहता है, और जो इस बजट में एलोकेट किया गया। जनरल साहब, मैं आपसे ये भी जानना समझना चाह रही हूँ कि आपने जैसे कि जिक्र भी किया, हमने ये जो बजट का सैलरीज होंगी, पेंशन्स होंगी, लेकिन इसके अलावा इस पैसे को ये कहाँ जाएगा? ये मॉडर्नाइजेशन पर इसका बड़ा चंक खर्च किया जाएगा, और कौन से एरियाज हैं डिफेंस सेक्टर के जहां पर पैसा एलोकेट किया जाएगा, जहां पर जो कि प्रायोरिटी में आएंगे जब ये बजट एलोकेट किया जाएगा? थोड़ा सा उसके बारे में भी जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप बताइए। मैम, जैसे मैंने पहले बताया, जो रेवेन्यू बजट है 7.85 लाख करोड़ का रेवेन्यू बजट जो है वो फोर्स सस्टेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो फोर्स एग्जिस्टिंग है उसका राशन पानी, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसका फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, उसका हाउसिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके यूनिफॉर्म्स एंड उनकी क्लोथिंग, ये सब चीज को रेवेन्यू से दिया जाता है। सो वो मोर और लेस फिक्स्ड होता है। और उसके बाद में आती है पेज एंड पेंशन, वो भी मोर और लेस फिक्स्ड है, और वो दैट कैन बी विजुअलाइज्ड। इसके अलावा रहता है कैपिटल बजट, जो मैंने बोला कि कैपिटल बजट है फोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए। कैपिटल बजट का भी कुछ एक हिस्सा, देयर इज समथिंग कॉल्ड कमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि हमने S-400 खरीदी, या हमने कोई और हथियार आज से 2 साल या 3 साल या 5 साल पहले खरीदा था, उसकी किस्तें EMI टू इन इजी टर्म्स, उसकी किस्तें अभी भी जा रही हैं। यानी कि हमने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, 40 रुपए उस टाइम पे अपफ्रंट दिया, फिर बोला कि अगले 5 साल में हम 10 या 6 साल में 10 रुपए देंगे। तो वो जो 10 रुपए हमने इस साल भी देने हैं, अगले साल भी देने हैं, वो कमिटेड लायबिलिटी है कि हमने कमिट किया हुआ है, और वो हमारी लायबिलिटी है कि हमारे बजट में से जाएगा। तो वो कैपिटल बजट में से सबसे पहले कमिटेड लायबिलिटीज निकाली जाती हैं, जो कि हमको पेमेंट देनी ही देनी है, चाहे वो इंडियन कंपनीज को है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनीज को है, चाहे वो फॉरेन की कंपनीज है, जहां से हमने पहले हथियार या कोई भी सामान खरीदा है। उसके बाद जो पैसा बचता है कैपिटल में, वो इस्तेमाल होता है फोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए, यानी कि नए हथियार खरीदने के लिए, या नई मिसाइल्स खरीदने के लिए, नए एम्युनिशन खरीदने के लिए, और वो सब चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। एक से जा रहा है इंटरनल फ्लीट के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो हमारा, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे हिमालयस के ऊपर बॉर्डर्स हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का असर जो प्लेन्स में है वो वहां पर नहीं रहता। तो वहां पर जो जवान लड़ता है, उस जवान को सही इक्विपमेंट, सही हथियार, वेपन, सही एम्युनिशन सिस्टम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन ऊंचाइयों पर, उन पहाड़ों पर, उन बर्फीली इलाकों में जवान को मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप करना बहुत जरूरी है। वहां पर सोल्जर इज अ वेपन सिस्टम। एक जो सोल्जर है, जो जवान है, वो हमारा एक हथियार का सिस्टम है। तो उस जवान को अच्छे से इक्विप करना, अच्छे से उसको राशन पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रहने का बंदोबस्त, उसका क्लोथिंग, इक्विपमेंट, उसका सब कुछ, और सबसे बड़ी बात है उसको मोटिवेटेड रखने के लिए अच्छे हथियार और अच्छी उसका जो रहन सहन बहुत जरूरी है। तो उसमें बहुत कुछ जाएगा। थोड़ा सा और मैं जिक्र करूंगा इंटेलिजेंस के बारे में। इस बजट में काफी बड़ा चंक इंटेलिजेंस को दिया गया है। इंटेलिजेंस के ऊपर पैसा खर्चना क्यों जरूरी है? क्योंकि हथियार महंगे हैं। अभी अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर का एग्जांपल दूं, जब उसका उदाहरण लें, तो आपने देखा भावलपुर में जो मस्जिद सुभान अल्लाह थी, वहां पे इंटेलिजेंस थी या खबर थी कि जो टेररिस्ट की फैमिली है वो बेसमेंट में बैठी है। एग्जैक्ट उस बेसमेंट की लोकेशन मालूम थी।
तो ऐसा हथियार लिया गया जिसने मस्जिद के ऊपर जो डोम था या जो उसका जो छतर था उसको तोड़ा, जो फर्श थी उसको तोड़ा, और बेसमेंट के अंदर जाकर फटा। अभी मान लीजिए इस हथियार की कीमत 100 करोड़ थी या 10 करोड़ थी, जो भी है। इंटेलिजेंस अच्छी थी, इसलिए एक ही वेपन से या एक ही मिसाइल से वो काम हो गया। अगर इंटेलिजेंस नहीं अच्छी होती तो हमको शायद वहां पे 20 वो मिसाइल फेंकनी पड़ती और सोचते कि शायद एक सही टारगेट पे लग जाए। इसलिए इंटेलिजेंस का अच्छा होना हमारे हथियारों की बचत करता है, हमारे पैसे की बचत करता है, और लड़ाई में दुश्मन को इससे पहले कि वो एकदम से अलर्ट हो जाए तब तक उसको खत्म कर देता है। तो इंटेलिजेंस पे, उसके हार्डवेयर पे, उसके सॉफ्टवेयर पे, उसके अपग्रेडेशन पे, उसके इक्विपमेंट पे, उसके इंटीग्रेशन पे, उसके जो जवान जब ऑफिसर्स उनको मैन करते हैं उनकी ट्रेनिंग पे, जो हमारे इंटेलिजेंस के सोर्सेज दुश्मन देशों में हैं, जो विदेशों में हैं, जो देश के अंदर हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस पे पैसा खर्च करें ताकि सही इंटेलिजेंस आए और हमारा जो लड़ाई का तरीका है वो एकदम सटीक हो, और हमारे जो हथियार हैं एक्सपेंसिव हथियार हैं, बहुत महंगे हथियार हैं। हम ऐसे नहीं, जैसे इंग्लिश में कहावत है बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसे नहीं कि हमको अगर एक झाड़ी को मारना उसके चारों तरफ 20 बम फेंके। झाड़ी को मारना है, इंटेलिजेंस होगी, झाड़ी टारगेट है तो उसके ऊपर ही मिसाइल दागी जाएगी और एक मिसाइल से काम हो जाएगा। इसलिए इंटेलिजेंस पे खर्चा बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने बताया सर। मुझे पूरा यकीन है, मुझे भी मैंने भी इस पहलू के बारे में इतना सोचा नहीं था, लेकिन आपने इतना बारीकी के साथ और इतना महीनता से, और खैर आप तो ऑपरेशंस में रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपने उठाया, काफी कुछ हम सबके लिए इसमें सीखने को है। सर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ, वो है जब मेरे जैसा एक आम सा व्यक्ति ये देखता है कि जो फोर्सेस हैं उनकी एक डिपेंडेबिलिटी है वेपन्स के लिए, खर्चे के लिए सरकार पर। अगर मैं ये कहूं कि ये डिपेंडेबिलिटी रिड्यूस हो जाए इन द सेंस कि हम बीते 10 सालों में बार बार एक बात सुन रहे हैं कि भारत एक जमाने में इंपोर्टर हुआ करता था, इंपोर्ट करता था, हथियारों का सबसे बड़ा आयातक होता था। अब भारत निर्यात भी करता है। हमने पिनाका दी अर्मीनिया को, अभी धनुष की बात होती है, और भी जो बहुत सारे जो हथियार हमने डेवलप किए हैं उनकी बात इस वक्त हो रही है। सर कितना विंडो आप देते हैं अपने फोर्सेस को कि ये जो गवर्नमेंट पर डिपेंडेबिलिटी है ऑब्वियसली कभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं होगी, लेकिन कमाई के और सोर्सेस जो है वो हमारे फोर्सेस के लिए खुल जाएंगे, ये इसके लिए आप कितनी बड़ी विंडो आप अपने लिए रखते हैं यहाँ पर? आई एम सॉरी, इट्स आई होप इट्स मैम देखिए ऐसे है, जब देश जंग में जाते हैं ना, तो देश जंग में जाते हैं, डिफेंस फोर्सेस सिर्फ बॉर्डर पे लड़ती है। डिप्लोमेट इंटरनेशनल अरीना में अपना काम करता है, इकोनॉमिस्ट ऐसे काम करता है कि देश के पैसा खत्म नहीं हो जंग लड़ने के लिए। जो बाकी लॉजिस्टिशियंस हैं वो ये काम करते हैं कि हमारे रिजर्व्स कायम रहें, ना सिर्फ जंग के बल्कि तेल की चीज़ों के, ताकि अगर जंग यूक्रेन की तरह लंबी चल जाए तो देश में भूखमरी की नौबत नहीं आए। टीचर जो हैं वो क्लास में बच्चों को ये समझाते हैं कि ये जो हम जंग है ये एक जायज जंग है, ये जरूरी है देश के लिए लड़ना, ताकि बच्चों को लगे कि वी आर फाइटिंग अ जस्ट वॉर। सो हर एक नागरिक अपने अपने तरीके से वॉर फाइटिंग में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। और जब देश जंग में जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर अप्लाई की जाती है दुश्मन के ऊपर। नाउ हैव दैट, ये बात करने के बाद जो आत्मनिर्भरता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में और मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक कहावत बहुत मशहूर है कि आपकी मंशा जो है ना वो ओवरनाइट बदल सकती है। आज आप किसी के दोस्त हो, कल सुबह तक आप उसके दुश्मन हो जाओगे। और ये हमने भी देखा, जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रही है और जैसे व्यवहार हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वक्त नहीं लगता, लेकिन कैपेबिलिटी या क्षमता बिल्ड करने में डिकेड्स लगती हैं, दहाके लगते हैं। इसलिए हमें रहना है हर वक्त कि किसी की भी मंशा हमारे खिलाफ बदल सकती है,
टैक्स से खुद को सक्षम करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर होना। जंग के दौरान अगर आप किसी दूसरे देश पर निर्भर हो, आप उससे हथियार मांगोगे, उससे एम्युनिशन मांगोगे, हो सकता है कि वो आपके दुश्मन के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो और वो आपको हथियार देने से मना कर देगा, एम्युनिशन देने से मना कर गया, आप क्या करोगे? तो आपको आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और अभी आपका जो एकदम सटीक सवाल था, तो क्या गवर्नमेंट एजेंसीज ही आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी हैं, जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? जी नहीं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, डीआरडीओ या डीपीएसयूज एक आला हैं। हमारी जो सिविल डिफेंस इंडस्ट्री है, आज हमारे इंडिया की जो डिफेंस सिविलियन इंडस्ट्री है वो बहुत सक्षम है, उनकी R&D बहुत सक्षम है, उनकी प्रोडक्शन बहुत सक्षम है, और वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने एक भारतीय जहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है, जहां डीआरडीओ में या डीपीएसयू में है। तो हमें किसी की मंशा या किसी के भारतीय होने पर शक नहीं करना है। हमें सिविलियन डिफेंस इंडस्ट्री का पूरा सहयोग लेना है, उनकी R&D का सहयोग लेना है, क्योंकि जो हथियार डिफेंस के लिए बनते हैं उनका सिविल में इस्तेमाल नहीं है, और उनका अगर एक्सपोर्ट भी करना है, यानी कि निर्यात भी करना है, तो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद करना है। तो इसलिए जो सिविल इंडस्ट्री है, आखिरकार वो अगर डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं तो उनको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो उनकी हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाएं, बाद में गवर्नमेंट उनको एक्सपोर्ट करने का भी मौका दे, और जो भी उनका R&D में खर्चा होता है डिफेंस उसको पूरा करे या गवर्नमेंट उसको पूरा करे। अगर मान लो कि R&D कर रहे हैं और आखिर तक नहीं पहुंचा, मुकाम तक नहीं पहुंचा, तो भी कोई बात नहीं है, उनके जो नुकसान हुआ है पैसे का उसकी भरपाई करें। इंग्लिश में कहते हैं हैंड होल्डिंग, और ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो बढ़ावा मिलेगा जो हमारी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आपस में मिलजुल के जो काम करेंगे तो भारत सक्षम होगा, भारत की सेनाएं सक्षम होंगी, और भारत एज ए राष्ट्र और भी ज्यादा सक्षम होगा। ये आपने जो जवाब दिया उसमें एक्चुअली आपने उन सारे क्रिटिक्स को आंसर किया जो भारत की कैपेबिलिटीज पे सवाल उठाते हैं या भारत के बजट को कमतर बताते हैं कि अरे इतने में क्या होगा, ये तो जीडीपी का बस इतना ही हिस्सा है, चाइना को देखिए, यूएस को देखिए, इसको देखिए, उसको देखिए। तो जो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, अभी आपने उन सब के लिए एक ऐसा जवाब दिया है कि उसके बाद उनके पास तर्क नहीं बचेंगे। हाँ, अगर कोई कुतर्क करना चाहे तो वो अलग बात है। तो भारत के डिफेंस बजट को इतना बारीकी से, इतनी महीनता के साथ एक्सप्लेन करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।